नमस्कार साथियों। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज विद्यार्थियों की जीत हुई है। विद्यार्थी जो इस राज्य के और हमारे देश के भविष्य को संवारने वाले लोग हैं। हम आज अगर भारतवर्ष में भारत की सत्ता किसी को भी संभालते देखें तो ये नहीं भूलना चाहिए कि असल में हम केवल एक धरोहर को अपने पास समेटे बैठे हैं। ये धरोहर, ये अमानत है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिनके लिए अच्छी व्यवस्था बनाने का काम हमारी सरकारों को करने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग एनआईटी कैंपस, जो उत्तराखंड के एनआईटी कैंपस के बारे में बात कर रही हूँ, उसके स्थानांतरण की बात के बारे में जानते भी हैं। और इस मुद्दे का हाई कोर्ट जाना एक बहुत सोचनीय विषय भी हो गया था एक समय पर कि ऐसा क्यों है कि सरकार जो है वो हमारे विद्यार्थियों के बारे में नहीं सोच रही। और फिर आज जो जीत मिली है उसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगी, परंतु पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि ये पूरा मुद्दा आखिर है क्या, और इसको मैं समझाऊं उससे अच्छा है कि आज के मेरे साथी पैनलिस्ट जो हैं वो समझाएं, क्योंकि वही इसमें पेटिशनर हैं, राइट हाँ अभिजय? जी। हाँ जी। और हाई कोर्ट में वकील हैं। सोशल एक्टिविज्म में उनका बहुत नाम है, हम सब जानते हैं। मेरे लिए कई वर्षों से, जब स्कूल में थे तब से इनके काम को देखती आ रही हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि एक नौजवान हमारे छात्रों के लिए आगे आए और उन्होंने वो कर दिखाया जो हम वकीलों से, हम अपनी व्यवस्थाओं से, सरकारों से अपेक्षा रखते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एडवोकेट अभिजय नेगी से, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपने फिल्म अवश्य देखी होगी, मगर जब ये स्टूडेंट थे तो इनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। इन्होंने जोधपुर से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी और आज उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिजय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप जिस तरीके के सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती हैं और आपने एनआईटी के छात्र छात्राओं का भी ये मुद्दा उठाया है, इसके लिए हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि मेरे बहुत करीब है ये मामला। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप सिलसिलेवार, स्टेप वाइज लोगों को समझाएं कि आखिर ये मामला था क्या। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, आजाद भारत में तकनीकी शिक्षा को लेकर केवल दो, आज तक मैं बात कर रहा हूँ 1947 से 2020 तक, केवल दो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन यानी संसदीय कानून पारित हुए हैं। एक हुआ था आईआईटी एक्ट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसके तहत देश भर में अलग अलग शहरों में आईआईटी खुले। और आईआईटी एक्ट 1960 के दशक में आ गया था, लेट 50s अर्ली 60s में ये आ गया था, फिर आईआईटीज खुल गए। और इसके बाद तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन आया ही नहीं। जब इस बात को फील किया गया था तो 2007 में एनआईटी एक्ट आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007, जिसके तहत पूरे देश में आईआईटी के अतिरिक्त और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को खोलने का फैसला हुआ, जिसमें एनआईटी भी अब खुलने वाले थे। जब एनआईटी एक्ट आया 2007 में, तो एक निर्णय ले लिया गया था तत्कालीन भारत सरकार के स्तर पे कि उत्तराखंड राज्य को भी एक एनआईटी की सौगात दी जाएगी। वर्ष 2008 में राज्य सरकार की ओर से, उत्तराखंड की राज्य सरकार की ओर से एक प्रपोजल भी भेज दिया गया था भारत सरकार को कि हमें एक एनआईटी चाहिए। और बिना उस समय की सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने 2008 में कोई स्टडी नहीं करी तकनीकी रूप से कि कहां वो एनआईटी खोलेगी, बस एक पॉलिटिकल कमिटमेंट कर दिया कि हम एनआईटी को सुमाड़ी में खोलेंगे, जो पौड़ी में है। सुमाड़ी गांव के बारे में अगर मैं आपको कुछ, आपकी आवाज नहीं आई मैम। तुम्हारी पौड़ी में है? जी, जी। सुमाड़ी एक गांव है जहां से उत्तराखंड काडर के कई आईएएस ऑफिसर्स आते हैं।
जो पौड़ी जिले में आता है। तो अगर उस समय की उत्तराखंड सरकार ने कोई स्टडी करी होती टेक्निकली कि क्या जिस लैंड को वो रेकमेंड कर रही है फॉर अ परमानेंट कैंपस ऑफ एनआईटी, देखिए एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का जो परमानेंट कैंपस होता है उसमें हैवी मशीनरी लगती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। तो उसके लिए एक लैंड की स्टेबलाइजेशन बड़ी अनिवार्य होती है। तो बिना ऐसी कोई स्टडी करे एक पॉलिटिकल कमिटमेंट कर दिया गया कि हम जो सुमाड़ी में है वहीं कैंपस बनाएंगे 2008 में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। इस प्रपोजल पर भारत सरकार 2013 तक कोई उसने टिप्पणी नहीं करी। 2013 में जाकर एक साइट सिलेक्शन कमेटी का गठन हुआ और उस साइट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने सुमाड़ी में कैंपस बनाने के निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन दो बड़े इंटरेस्टिंग पहलू मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला, 2013 की उस साइट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट से पहले आईआईटी रुड़की द्वारा भी एक रिपोर्ट बनाई गई कि क्या सुमाड़ी में एनआईटी का परमानेंट कैंपस बन सकता है। और आईआईटी रुड़की ने उस रिपोर्ट में कहा नहीं बन सकता। और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि ये तो पहाड़ी राज्य है या पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए नहीं बन सकता। पहाड़ी राज्य तो पूरा उत्तराखंड ही है लगभग, वो तो कंस्ट्रक्शन समस्याएं तो कहीं भी आ सकती है। लेकिन उस पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड के बारे में कहा गया आईआईटी रुड़की द्वारा कि यहाँ कुछ समस्या है, इस पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड में नहीं बन सकता। वरना तो घुड़दौड़ी में, पौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, या लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में चल रही है, टिहरी में बांध बना हुआ है, तो क्यों नहीं कोई कॉलेज बन सकता? कॉलेज बन सकता है। लेकिन उस पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड में एक जियो टेक्निकल फॉल्ट की बात आईआईटी रुड़की ने 2012 में कही। इसके बाद 2013 की ये साइट सिलेक्शन कमेटी रिपोर्ट इस बात पर चुप रही। और जैसे एक नया एनआईटी क्योंकि उत्तराखंड में बन रहा था, तो एनआईटी उत्तराखंड को एनआईटी कुरुक्षेत्र का एक मेंटर इंस्टीट्यूट दिया गया था कि एनआईटी कुरुक्षेत्र मेंटर करेगा एनआईटी उत्तराखंड को। अब देखिए 2013 की साइट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट में एनआईटी कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर नदारत थे, यानी उनको बाहर रखा गया। अच्छा। अब इस घटनाक्रम के बाद क्या होता है, 2016 की भीषण प्राकृतिक आपदा जो केदारनाथ में आती है, उसके बाद भारत सरकार अपना स्टैंड बदल देती है और कहती है हम सुमाड़ी में कैंपस नहीं बनाएंगे। अब हम ये कौन से वर्ष में? 2016 में 2016 में। अब आप लगाइए क्या मजाक बनाया भारत सरकार ने भी, उत्तराखंड सरकार ने भी। 8 का प्रपोजल 13 में एक्सेप्ट किया, 16 में रिजेक्ट किया, कहा नहीं। अच्छा, 2008 में किसकी सरकार थी? यहाँ मेरे हिसाब से तो भाजपा की ही सरकार थी और निशंक जी या खंडूरी जी में से कोई मुख्यमंत्री थे। मेरे ख्याल से निशंक जी मुख्यमंत्री थे। जी, 2008 में निशंक जी मुख्यमंत्री थे। अभी भी बड़ा रेलेवेंट होगा ये तथ्य जब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में। तो 2008 का उनका ये प्रपोजल 2013 में भारत सरकार ने माना, 2016 में रिजेक्ट कर दिया। और कई चिट्ठियां जो हैं तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, मैं मंत्रालय की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मंत्री खुद हस्तलिखित अपनी हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं, एनआईटी उत्तराखंड में भीषण समस्या है, 8 साल से आपका प्रपोजल पेंडिंग है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो नहीं पा रहा, आप कोई ऑल्टरनेटिव लैंड दे दें। ये कौन थे? ये मंत्री कौन थे? एक है स्मृति जुबिन ईरानी जो उस समय की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थी, और उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी जब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे। और यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जब वो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब वो मुख्यमंत्री थे। इनको चिट्ठियों पे चिट्ठियां आए जा रही हैं, पत्राचार चलता जा रहा है। राज्य सरकार अडिग हो गई कि नहीं हम वहीं बनाएंगे कैंपस। और उन्होंने क्योंकि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट कर दिया था कि हमें वहीं बनाना है, ग्रामीणों से लैंड ले लिया। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। बेचारे ग्रामीण वहां पे, उन्हें लगा एक बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आ रहा है, उन सब ने निशुल्क अपना लैंड सरकार को दे दिया, लैंड ले लिया, बना नहीं पाए। और देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें सुजाता जी कि किसी ने इसको सैबोटैज नहीं किया बाहर से, ये अपनी नकारापन, निकम्मापन की वजह से ये नहीं कर पाए, 12 सालों से नहीं कर पाए। तो जब ये ऊपर नीचे जब ये खेल चल रहा था, इस बीच क्या होता है, जो इनका टेम्पररी कैंपस था, अस्थायी कैंपस श्रीनगर से चल रहा था, सुमाड़ी से 17 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहां पर 2016 की आपदा का बहुत बुरा प्रभाव हुआ, कई बिल्डिंगें धंस गई सिल्ट में क्योंकि अलकनंदा का कहर देखने को मिला।
और बड़ी जर्जर अवस्था में आ गया, और ऐसी स्थिति हो गई कि 50 बच्चों के लिए एक टॉयलेट की सुविधा थी। 50 बच्चों के लिए एक एक टॉयलेट की सुविधा थी जी। सुविधा थी कहाँ? श्रीनगर में, जहां पे हाँ, ये टेम्पररी कैंपस टेम्पररी जी। कैंपस था। ठीक। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाकी ऐसी स्थिति थी कि गर्ल्स हॉस्टल में लाइब्रेरी खोल दिया। गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट फ्लोर पे, लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर पे। मतलब वहां कोई भी आ सकता है, कोई भी आ लड़के भी आ सकता सकते है। हैं। और मैं कह रहा हूँ तकनीकी शिक्षा का स्तर देखिए, पूरे हम्म। भारतवर्ष से लोगों को उत्तराखंड में बुलाकर टेक्निकल एजुकेशन का सेकंड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, और उसका ये स्तर कर दिया। मतलब आईआईटी के लिए जो एक लेजिस्लेशन आया, उसके बाद एनआईटी बनाने के लिए ये सेकंड लेजिस्लेशन आया। पार्लियामेंट केवल से ये पार्लियामेंट की ये केवल दो दो ही लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन टेक्निकल जी स्टडीज के लिए है। जी और उसके बावजूद एनआईटी में इस तरह की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में थी। जी जी। जी जी। अब आप सोचिए, बच्चे सहते रहे, उनकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जीरो रही। एनआईटी उत्तराखंड इकलौता एनआईटी है जिसके 0 पेटेंट्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में 0 हो गए। प्रोफेसर सारे छोड़ के चले गए जो अच्छे थे। और प्रोफेसर लेवल के देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर लेवल का एक भी टीचर आज के दिन में एनआईटी उत्तराखंड में नहीं। हाँ, मैं ये बात भी थोड़ा क्लियर करवाना चाहती हूँ आपसे कि जब इन्होंने ये कैंपस जो है श्रीनगर से टेम्पररी कैंपस को सुमारी में ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया, उस समय सारे प्रोफेसर छोड़ के चले गए। जी, मैं आपको बताता हूँ। स्थानांतरित ये सुमाड़ी में कभी हो ही नहीं पाया सुजाता जी। ऐसी समस्या रही। मैं आपको उसी में सीक्वेंस में आ रहा हूँ। 2016 तक मैं पहुंचा, है ना। 2016 में इनको मंत्रियों की चिट्ठियां आने लग गई केंद्र से यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, 2018 में जब बच्चे टॉयलेट, 50 बच्चों के लिए एक टॉयलेट, ऐसे गर्ल्स हॉस्टल में लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग लेबोरेटरी कभी भी कोलैप्स कर सकती थी, इस तरीके की स्थिति थी, तब बच्चे आंदोलित हो ही रहे थे। तभी एक बहुत बुरा हादसा हो जाता है एनआईटी की एक छात्रा के साथ। नीलम मीणा, दौसा राजस्थान की एक मेधावी छात्रा जो उत्तराखंड देवभूमि में आई थी राजस्थान से पढ़ाई करने, वो एनआईटी उत्तराखंड के अस्थायी कैंपस में एक भाग से दूसरे भाग तक जा रही थी। लेकिन यकीन मानिए, एनआईटी उत्तराखंड के अस्थायी कैंपस में दोनों भागों को जोड़ने के लिए बच्चों को नेशनल हाईवे 58 जो बद्रीनाथ जाता है, उस हाईवे पर आना ही पड़ता था। मतलब जी ये आप श्रीनगर की बात बता रहे हैं या जी, सुमारी की? श्रीनगर की। अभी देखिए, सुमाड़ी में तो कुछ वो कर ही नहीं पाए, हुआ ही नहीं। ये सब श्रीनगर, सुमाड़ी एक तरफ एक काल्पनिक तरीके से चल रहा है कि वहां ये वो होगा, आज तक कल्पना ही रह गई वो। और श्रीनगर में ये हालत थी, बुरी हालत, फंस गए, ठुस गए बच्चे। उसके बाद क्या होता है, नीलम मीणा एक भाग से दूसरे भाग तक जा रही थी कक्षा की पढ़ाई अटेंड करने, जब उसका और एक और उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट होता है। उसकी फ्रेंड तो चलिए बच गई, लेकिन नीलम मीणा फॉर लाइफ पैरालाइज हो जाती है। शी इज पैरालाइज्ड फॉर लाइफ, एक डिक्लेयर्ड है। एम्स ऋषिकेश में रही बहुत समय तक, अब वो राजस्थान में है। जब ये हो गया तब बच्चों को बिल्कुल सहन नहीं हुआ और उन्होंने भीषण आंदोलन करा, जंतर मंतर गए, श्रीनगर में आंदोलन करा। और मेरे पास भी तब वो आए, मेरे से संपर्क करा उन्होंने। मैंने अपनी वकालत शुरू ही करी थी, तो ये मेरा एक पहला मुकदमा था जो मैंने इनके लिए, एक बड़ा मुकदमा जो था, जो दाखिल किया, एक जनहित याचिका जसवीर सिंह की ओर से, जो पूर्व छात्र हैं एनआईटी उत्तराखंड के। अब आप ये समझिए, राज्य सरकार का रिस्पॉन्स देखिए इसमें। उन्होंने इन बच्चों को एक दुश्मन की एंटिटी जैसे समझा। एक बार बच्चे मुझे बताते हैं कि श्रीनगर में कोई फंक्शन हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हुए थे, बिल्कुल कैंपस से बगल में गए, बच्चों को झांकने भी नहीं आए एक बार कि देख लें कि क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ये बच्चे पहाड़ विरोधी हैं, उत्तराखंड विरोधी हैं, ये बस पहाड़ में नहीं रहना चाहते, इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और लोकल्स की बहुत हॉस्टिलिटी हो गई बच्चों के साथ। कई लोकल्स ने सपोर्ट किया, बट जो है बच्चे जो थे, पूरे देश से आए हुए बच्चे थे, वो बहुत घबरा गए। उनका आंदोलन भी चल रहा था। और इस बीच जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हो गई 3 मांगों के साथ। 3 मांगे हैं। पहली, एनआईटी उत्तराखंड का अस्थायी कैंपस जो है उसको पूरी सुख सुविधा दी जाए। दूसरी, एनआईटी उत्तराखंड का स्थायी कैंपस का निर्माण हो, समयबद्ध तरीके से हो और स्टूडेंट सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि इनकी तरफ से दुष्प्रचार किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे स्टेटमेंट पूर्व में दिए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट को गलत पिक्चर दे रहे हैं, या फिर
हम चाहते हैं कि प्लेन्स में आ जाए, नहीं, हम चाहते हैं कहीं भी बनाए, चाहे हम सुमाड़ी में बनाए, पर आप सेफ बनाए, हमारी सेफ्टी को देखते हुए बनाए। बस इतनी सी मांग थी बच्चों की। तो एक टेम्पररी कैंपस की फैसिलिटी, परमानेंट कैंपस की सेफ्टी, और तीसरा था नीलम मीणा के साथ जो हुआ उसका पूरा खर्चा और उसकी भरपाई जितना हो सकता है वो ये रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनआईटी प्रशासन करे। ये 3 मांगों के साथ जनहित याचिका योजित की गई। जब योजित हुई तब भारत सरकार पर प्रेशर आया और भारत सरकार ने इन बच्चों को, एनआईटी उत्तराखंड के बच्चों को श्रीनगर से खींच लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है, और ये बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए, भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को कहा कि श्रीनगर में तो बुरी हालत है टेम्पररी कैंपस की, यहाँ बच्चे नहीं पढ़ सकते, यहाँ ये नहीं पढ़ सकते, हम इनको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, हम कहाँ करें? भारत सरकार ने ही एक सजेशन दिया, आईडीपीएल की खाली भूमि पड़ी है ऋषिकेश के पास, वहां इन बच्चों को ले आए, या कोई और जगह आप बताएं। पर उत्तराखंड सरकार ने कहा नहीं, ये पहाड़ मैदान की राजनीति में इतना ग्रसित मुद्दा था, उत्तराखंड सरकार ने कुछ नहीं कहा और भारत सरकार एनआईटी को उत्तराखंड से बाहर ले गई। एनआईटी उत्तराखंड को सैटेलाइट कैंपस जयपुर में अटैच कर दिया गया। अच्छा। और ये फैसला हुआ पीआईएल योजित होने के बाद, और जब ये फैसला हो गया था, इसके तुरंत बाद जो है एनआईटी उत्तराखंड की ओर से एक बहुत दयनीय स्थिति सामने आ गई कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों को उन्होंने जयपुर भेज दिया और फोर्थ ईयर के छात्रों को एनआईटी श्रीनगर में पढ़ाते रहे, और बोला कि देखा अब हमने तुमको डिवाइड कर दिया, तुम लोग बहुत कुरकुर 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 करते रहते थे यहाँ से, अब जो है तुम फोर्थ ईयर वाले जो सबसे आंदोलन करते थे तुम यही रहो, और बच्चों को उन्होंने जयपुर भेज दिया। अच्छा। बहुत बुरी हालत, बच्चों को तो फुटबॉल बना दिया, जो बच्चे जयपुर गए उनको वहां सेकंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीटमेंट हुआ। और जो ये रजिस्ट्रार और डायरेक्टर थे, ये पहले श्रीनगर के महंगे होटलों में रहते थे, और अब इनको जो है जयपुर की सुख सुविधा का भोग मिलने लगा। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया, उनकी प्लेसमेंट्स की किसी ने जो है चिंता नहीं करी। और इस सब के बीच भारत सरकार की ओर से इस जनहित याचिका में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया, जिसमें भारत सरकार ने यह कह दिया कि सुमाड़ी की भूमि परमानेंट कैंपस के लिए उपयुक्त नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं। भारत सरकार की ओर से ऑन एफिडेविट जनवरी 2019 में ये कह दिया गया। नवंबर में याचिका योजित हुई, जनवरी में भारत सरकार ने कह दिया हम इसको रिजेक्ट करते हैं। नहीं, तो मुझे ये चीज समझाइए कि इससे पहले क्या भारत सरकार ने ही ये नहीं कहा था कि इसे सुमाड़ी ले जाने की आवश्यकता है? इससे पहले भारत सरकार ने सिंपली ये कहा था कि सुमाड़ी में तो कोई पत्थर लग ही नहीं पा रहा था। हाँ। क्योंकि सुमाड़ी में 2008 का प्रपोजल गया, 2013 में कहा ठीक है, 2013 से 16 के बीच सब लोग राजी थे सुमाड़ी में बना ही नहीं पाए। एक बाउंड्री वॉल बना रहे थे, वो कोलैप्स कर गई, बाउंड्री वॉल ही कोलैप्स कर गई। सोचिए, बाउंड्री वॉल ही कोलैप्स कर गई। और जब बाउंड्री वॉल कोलैप्स कर गई तो उस वक्त केंद्रीय संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी थी, और उन्होंने पत्र लिखा कि किसी ऐसी जगह पे इसे बनाया जाए जो सेफ हो बच्चों के लिए। ये उन्होंने भी लिखा। बिल्कुल, उन्होंने भी लिखा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी लिखा। और ये तब हुआ, घटनाक्रम ऐसा है कि 2016 की आपदा भी हो गई थी, भारत सरकार डर गई थी ये देखकर कि क्या हो सकता है अगर आप तकनीकी जो है सलाह को दरकिनार करते। तो ये भारत सरकार ने कंसिस्टेंट स्टैंड रखा, और 2019 के भी अपने एफिडेविट में कहा हम यहाँ नहीं स्वीकृति दे सकते। लेकिन देखिए क्या होता है, काउंटर एफिडेविट दाखिल हो गए, भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को ब्लेम करा, उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को ब्लेम करा, चक्की में पिसे बच्चे। और 27 मार्च 2019 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को कि आप सुमाड़ी को छोड़ जगह हो, आप 4 जगह फाइनलाइज करें परमानेंट कैंपस के लिए। 27 मार्च 2019। आपकी आवाज चली गई थी, आपने फिर से रिपीट कर दीजिए इसे, क्या कहा? 27 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया, इंटरिम ऑर्डर, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि परमानेंट कैंपस बन नहीं पा रहा है तो 4 जगह उत्तराखंड सरकार चिन्हित करें, 2 इन द प्लेन्स, 2 इन द हिल्स, जहां ये कैंपस बन सकता है। और जब ये जगह चिन्हित करनी थी, इनको 4 हफ्ते का समय दिया। 4 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद
उत्तराखंड सरकार जिसके मंत्री गरज रहे थे, बरस रहे थे, हम वही बनाएंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती, आज तक भी वो यही कहते रहते हैं बिना टेक्निकल रिपोर्ट को देखे। मतलब उन्होंने अपने बुद्धि को ओपन तक नहीं रखा है, ताला लगाकर बंद करा है, ये नहीं कि किवाड़ बंद है, ताला भी लग गया है। और इस तरीके से उन्होंने कहा हम तो भाई वही बनाएंगे। जब हाईकोर्ट में ये मामला दोबारा आया और हाईकोर्ट को पता चला कि उसके ऑर्डर की अवमानना हुई है, तब चीफ सेक्रेटरी, विश्वास करिए जो सबसे हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स झेली। उनके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई चली और जैसी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होती है, चीफ सेक्रेटरी ने एक दिन के अंदर 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी फैक्स से, बताएं क्या आपके पास एनआईटी की भूमि है। उसी दिन 2 घंटे के भीतर 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने जवाब भी दे दिया, नहीं है, नहीं है, केवल नहीं है। देखिए उनके जवाब बड़े रोचक थे। 13 में से 10 ने कहा नहीं है, हरिद्वार ने कहा है, उस पर कोई लिटिगेशन चल रहा है, मतलब नहीं है। उधम सिंह नगर ने कहा है, उस पर कोई लिटिगेशन चल रहा है, नहीं है। किसने कहा भूमि अवेलेबल है? डीएम पौड़ी ने। कौन सी भूमि? सोमाड़ी। ये इनका मतलब, खेल था, एक दिन का खेल। ये तो मतलब कमाल है कि सरकार से अगर कुछ पूछा जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और वो कह रहे हैं हमारे पास जमीन नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पलायन हो रहा है और हमारे पास जमीन है, लोग नहीं है। देखिए आप उदाहरण, बिल्कुल कमाल। देखिए, और उदाहरण मैं आपको एक देता हूं सुजाता जी। अभी अभी इन्होंने अनाउंस करा श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस ये लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं। अभी अभी इन्होंने अनाउंस करा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड की, वो देहरादून में बना रहे हैं। अब आप बेसिक सेंस देखिए, एक लॉ यूनिवर्सिटी में कोई हैवी मशीनरी तो नहीं लगती, वहां तो लोगों को आना है, इकट्ठा होना है, पढ़ना है, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसको नहीं चढ़ा रहे वो पहाड़ क्या चढ़ा रहे हैं जहां हैवी मशीनरी लगेगी। चलिए आप पहाड़ चढ़ा दें, कम से कम वो पार्सल ऑफ लैंड तो देखिए कि वो ठीक है या नहीं। वो भी नहीं देख रहे। तो इस तरीके की जब प्रैक्टिसेस हुई तो हाईकोर्ट ने इस तरीके का ऑर्डर पास किया, लेकिन ये उस समय थोड़े से सक्सेसफुल हो गए। जब इन्होंने हाईकोर्ट को अपनी एक दिन की कार्रवाई दिखाई, तब हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो लीजिए। तब एक बड़ा रोचक घटनाक्रम होता है भारत सरकार में। भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और संयोग की बात है कि वो किसको अपना मानव संसाधन मंत्री बनाते हैं कैबिनेट में? वही इंडिविजुअल जो 2008 में मुख्यमंत्री थे, निशंक जी जो हैं इस निशंक जी 2008 में यहाँ मुख्यमंत्री थे और फिर वे बनते हैं 2019 में मानव संसाधन मंत्री केंद्र सरकार में। और अब आप देखिए केंद्र सरकार क्या उल्टी धुन गाती है। अभी तक क्या कह रही थी? पहले 8 में कहा भेजो प्रपोजल, 13 में कहा हाँ, 16 में कहा ना, अब 2020 में कह रही है हाँ। फिर से अपना काउंटर दाखिल है। भारत सरकार की ओर से एक एफिडेविट आता है, क्योंकि राज्य सरकार इस प्रपोजल को बार बार भेज रही है, हम मान्य करते हैं। अच्छा, ये लिखकर कहा उन्होंने, कोई कारण नहीं, बोलते हैं क्योंकि वो बार बार प्रपोजल भेज रही है, हम मान्य करते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इसकी जरूरत है। उत्तराखंड में जो एजुकेशन हब है, यहाँ पे एनआईटी का होना तो हमारे लिए गर्व की बात है। और इन सब चीजों को नकारते हुए सरकार कह रही है हमारे पास जमीन नहीं है, तुम अपनी एनआईटी ले जाओ। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, शिक्षा जो एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम लड़ते रहे हैं कि पहाड़ के कोने के हर कोने में, हर इलाके में स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा मिलेगी लोगों को तभी तो वे जागरूक होंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सरकार चाहती ही नहीं कि लोग जागरूक हो, क्योंकि जागरूक हो जाएंगे तो फिर इनके विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे, अपने अपने अधिकारों को समझ सकेंगे और उनके अंदर शक्ति भी आ जाएगी, जो शायद ये सरकार नहीं चाहती है। यार ये मैं आपके मैटर से अलग हटके बोल रही हूँ, मगर यही चीज मुझे दिखती है। वरना ऐसी कौन सी सरकार है जिसे इतना बड़ा एक गर्व की चीज उसको मिली है, आपके राज्य में एनआईटी बनेगी और आप कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है, आप कहीं और ले जाओ, और राजस्थान ले जाती है सैटेलाइट शहर, राइट। तो मतलब हम अपने आप को, जो हमें गिफ्ट मिल रहा है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, वो भी हमसे छीना जा रहा है और हम खुशी से उसको दे रहे हैं। यही तो हो रहा है।
बिल्कुल यही हो रहा है। और आप इमेजिन करिए इसके बाद क्या होता है। 7 मई 2019 को हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल होता है भारत सरकार की ओर से कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ये प्रपोजल बार बार भेज रही है और हम 3 महीने में सुमाड़ी का डीपीआर वीपीआर सब बना देंगे। 3 महीने बीत गए, कोई डीपीआर नहीं, कुछ नहीं। इस बीच हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था आईआईटी रुड़की को कि आप जरा असेसमेंट करो कि इनका जो अस्थायी कैंपस है। अब देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर बच्चों को जयपुर ले गए थे, वो तो 2018 के अंत में ही ले गए। 2019 में तो एक नया बैच आ गया, वो कहाँ जाएगा? वो आ गया श्रीनगर। अच्छा। तो इन्होंने इस तरीके का एक बोला आईआईटी रुड़की को हाईकोर्ट ने कि सरकारें तो कुछ कर नहीं रही, तुम ही कर लो, तुम जरा देख लो कि इनको क्या सुविधाएं चाहिए टेम्पररी कैंपस में, वो दे दी जाए। अच्छा। आईआईटी रुड़की ने एक बनाया कि 70 करोड़ की लागत लगेगी, उसकी डीपीआर भेजी गई 2019 मई में। आज तक ये है शून्य, कुछ नहीं दिया। अब आप लगाइए, एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया 7 मई 2019 को कि इनके अस्थायी कैंपस में मलबा सिल्ट वो हो गई है, बसी हुई है, क्योंकि वो केदारनाथ आपदा जो हुई थी, वही अलकनंदा भी फ्लड हुई थी, तो वो सिल्ट 2013 से इनके कैंपस से नहीं निकली, इनकी बिल्डिंगों में घुसी हुई आज तक नहीं निकली है सुजाता जी। आज भी कोई चला जाएगा तो वो बिल्डिंगें वहीं खड़ी हैं ऐसी। तो उन्होंने कहा इसको तो खाली करो, कुछ नहीं, कभी खाली नहीं करा। कोर्ट ने लिखा है अपने आज के जजमेंट में भी कि हमारे ऑर्डर हम पास कर करके थक गए, कितनी अवमानना का प्रक्रिया चलाए भाई, यही काम रह गया है। तो अब आप सोचिए, ये कोई कंप्लाई नहीं कर रहे। कोर्ट ने पूछा किस समय सीमा में बनाओगे, कुछ नहीं, जवाब नहीं दे रहे। फिर बाद में भारत सरकार की ओर से बस यही कहा गया, ये नीतिगत फैसला है, कानूनी रूप में इसमें कोई इन्फॉर्मेटी नहीं है, नीतियां हम बनाते हैं, कानून आप इंटरप्रेट करते हैं। ये भारत सरकार की उद्दंडता आ गई जब से माननीय आ गए। तो अब आप लगाएं, जब इस तरीके की विषम परिस्थितियां थी, इस बीच बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए। एनआईटी उत्तराखंड प्रशासन भारत सरकार के दबाव में था। एक प्रोफेसर था एनआईटी उत्तराखंड में जो बच्चों की बात करता था, और उस एक प्रोफेसर के खिलाफ यहाँ सचिव तकनीकी शिक्षा ने एक चिट्ठी लिख दी डायरेक्टर को कि ये बहुत बोलता है, और अगले ही हफ्ते उसको बाहर कर दिया गया। इकलौता प्रोफेसर भी एनआईटी उत्तराखंड से चला गया जी, प्रोफेसर आरबी पटेल। उनको मतलब उन्हें निकाल दिया गया, मतलब उन्होंने रिजाइन करा। वही तो है आजकल जो एक बोला जाता है ना, निकाल दिया गया को। हाँ, तो तानाशाही ऐसी तो होती है कि आप रिजाइन करवा लो। और इस तरीके की परिस्थिति में एनआईटी चल रहा था। अब जब इसकी फाइनल हियरिंग हो रही थी, अब ये पूरा घटनाक्रम है एनआईटी का, टेम्पररी कैंपस, परमानेंट कैंपस, ये सारी चीजों का। तब देखिए क्या करती है भारत सरकार, जो मूक और बधिर की तरह अब तक बैठी हुई थी। भारत सरकार की ओर से एनआईटी की फाइनल हियरिंग के दिन 1000 करोड़, निशंक जी आए, ट्वीट करा, 919 करोड़ शायद एग्जैक्टली स्पीकिंग, 919 करोड़ का एक उन्होंने कहा ये पैसा हम दे रहे हैं, सैंक्शन हो गया है एनआईटी उत्तराखंड को। अच्छा। फलाना ढिकाना, बल्कि कोर्ट ने भी एक उस समय पूछा कि ये कहीं इन्फ्रक्चुअस तो नहीं हो गई, अब तो ये पैसे हो गए, अब क्या बचा, इन्होंने तो दे दिया, वहां पे कर दिया। और एक जियो टेक्निकल सर्वे की रिपोर्ट भी लगा दी भारत सरकार ने, जिसने कहा कि वहां पर बन सकता है। लेकिन जब मामला सुनवाई पर आया और भारत सरकार के वकील से पूछा गया कि क्या आपने ये रिलीज कर दिया, तो कहते रिलीज नहीं किया, ये तो वित्त के पास गया है, वित्त ने रिलीज करना है। तो इतनी बड़ी नेशनल लेवल की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ट्वीट से खुद करी, जो गुमराह करने वाली थी, क्योंकि पैसा रिलीज नहीं हुआ था। एक विभाग से दूसरे विभाग तक एक कागज की फाइल चली थी, बस क्योंकि फाइनल हियरिंग चल रही थी तो उन्हें लगा कि चलो भाई दिखाया जाए कि ये 900 करोड़ का केस है, कौन रोक सकता है। बच्चे भी हताश हो गए थे सुजाता जी, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहते थे भैया अब तो हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे कोई आपदा ना आ जाए दोबारा इस तरीके की। जब इस तरीके की सिचुएशन थी, माननीय कोर्ट में हमने मुकदमा लड़ा, इसकी फाइनल हियरिंग हुई। हमने कोर्ट को बताया कि ये तो पहले कह चुके हैं कि हमने सिर्फ क्योंकि राज्य सरकार ये प्रपोजल बार बार भेज रही है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद की तकनीकी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। तो हमने इसको आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का, जो कहता है रीजनेबल डिसीजन मेकिंग होगी, रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, इसका उल्लंघन बताया। भले ही ये बार बार भारत सरकार की ओर से सही भी कहा गया, क्योंकि ऐसा भारतीय संवैधानिक कानून में कोई मुकदमा नहीं है कहां जहां लोकेशन ऑफ कैंपस का इशू आया हो पूरे भारतवर्ष में, कि किसी ऐसे मुद्दे का, आपने भी कहा ये सोचनीय है कि न्यायालय पहुंचा कैसे,
इस तरीके से न्यायालय पहुंचा। तो इसमें अमेरिकन पब्लिक लॉ, ब्रिटिश लॉ, रीजनेबलनेस टेस्ट, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज के भी मुझे आर्ग्यू करने का मौका मिला, और माननीय उच्च न्यायालय ने इन सबको संज्ञान में लेते हुए आज इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस तरीके से इन्होंने सुमाड़ी में कैंपस बनाने का निर्णय लिया और ये 919 करोड़ का ये सब जो ढकोसला करा, इसको उन्होंने क्वॉश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। और ये बहुत बड़ा जोरदार झटका जो है हमारे राजनीतिज्ञों को लग गया, जो इतने सालों से बिना बच्चों की परवाह करे हुए, बिना उत्तराखंड प्रदेश की परवाह करे हुए, मैं प्रदेश की भी परवाह नहीं करी, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर ये प्रदेश की परवाह करते तो उत्तराखंड का ही तो मजाक इन्होंने पूरे देश में बनाया। लोग सोचते होंगे राजस्थान में बैठे हुए, जयपुर में, कि कैसा एनआईटी उत्तराखंड है जो जयपुर से चल रहा है। इनको पूरे उत्तराखंड में कोई जगह नहीं मिली थी। मतलब ये तो मैं इस जजमेंट पे आने के पहले इसी बात पर थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि मानव संसाधन मंत्री जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो इस प्रपोजल को भेजा गया था, राइट? जी बिल्कुल। उसके बाद इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो 2012 में या 13 में? 13 में एक्सेप्ट किया। ठीक है, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर जब ये मैटर गया निशंक जी के पास 2019 में, तब उन्होंने इस मैटर के लिए क्या करा? देखिए 2008 में प्रपोजल गया, 13 में भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, 16 में भारत सरकार ने रिजेक्ट किया, 2019 में आकर फिर एक्सेप्ट 16 में रिजेक्ट क्यों किया था विजय, अगर आप ये 16 में इन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया था, एक तो उनकी बाउंड्री वॉल बनते बनते अपने आप ही ढह गई जब वो सुमाड़ी में बाउंड्री वॉल बना रहे थे, और दूसरा क्योंकि केदारनाथ आपदा जब आई थी और इनके टेम्पररी कैंपस को ऐसा नुकसान हो गया था, तब भारत सरकार को लगा भाई टेक्निकल रिपोर्ट तो खिलाफ है, इनकी साइट सिलेक्शन कमेटी रिपोर्ट में भी जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। और वो इसलिए क्योंकि 3 साल हो चुके थे आपदा को, मगर जो मलबा बह के आया था केदारनाथ आपदा के समय, वो मलबा श्रीनगर के कैंपस की बिल्डिंगों में घुसा हुआ था और वहां भारी नुकसान हो गया था। वहां इतने नुकसान के बाद भी ये उसे निकाल नहीं पाए, वहां पे सफाई नहीं कर पाए, उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको ठीक किया जा सकता था, क्योंकि भाई अगर आप देखिए अगर ठीक करना है तो रिपेयर वर्क ही तो करना पड़ेगा, कितना भी रिपेयर वर्क है, बेसिक चीजें पास कराना, बिल्डिंग का मैप, ये सारी चीजें तो हो ही रखी होंगी। और वहां पे हर चीज की कनेक्टिविटी, एक चीज जो अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी चीज कहाँ से आएगी, टीचर्स कहाँ से आएंगे, वो सब तो इन सब से जुड़ी हुई चीजें, वो सब ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टिंग थी, मगर इन्होंने उन सब किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया और उस बिल्डिंग में से मलबा तक नहीं हटाया, राइट? जी बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। फिर उसके बाद जब मानव संसाधन मंत्री बनते हैं निशंक जी, जो 2008 में मुख्यमंत्री उत्तराखंड थे, उनके लिए तो उस वक्त बड़ा गौरव की बात हुई होगी जब केंद्र सरकार ने ये प्रपोजल भेजा होगा। और जब वे मानव संसाधन मंत्री बने तब उन्होंने इसको क्या किया? जब वो मानव संसाधन मंत्री बने तो केंद्र सरकार की ओर से जो काउंटर एफिडेविट दाखिल था, जिसमें केंद्र सरकार ने विभिन्न नाना प्रकार के कारण गिनाए थे कि क्यों सुमाड़ी में कैंपस हम नहीं स्वीकृत कर सकते, केंद्र सरकार बोलती है अब हम स्वीकृत कर सकते हैं, और कोई कारण नहीं दिया। देखिए कोई तथ्य देते, कुछ ऐसा बोलते कि हमने स्टूडेंट सेफ्टी को कंसिडर करके ये बोल रहे हैं, नहीं, बोलते हैं क्योंकि राज्य सरकार इसको बार बार भेज रही है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, और इसी के बारे में मैं अब आना चाहती हूँ, जो जजमेंट आया है आज, उसमें उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आज आपको बहुत ही गर्व हो रहा होगा कि इतनी बड़ी लड़ाई, इतने सारे छात्रों का जीवन जिस पर निर्भर था, उस लड़ाई को आप उनके लिए जीत कर आए हैं। आप मुझे ये समझाइए कि क्या क्या पॉइंट्स पर जो जजमेंट आया है उसमें क्या है, एक एक अगर हम ले लें। जी देखिए, वही 3 जो प्रेयर थी, उन्हीं 3 के हिसाब से मैं बात करूंगा। 3 प्रेयर थी। पहला टेम्पररी कैंपस की सुविधाएं, दूसरा परमानेंट कैंपस की समय सीमा, रूपरेखा और स्थान, मतलब विडंबना है 12 साल के बाद भी ये प्रश्न है। तीसरा नीलम मीना के इलाज और उसकी सारी देखरेख। ये 3 प्रेयर थी पेटिशनर की। पहली प्रेयर टेम्पररी कैंपस की सुख सुविधा को माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्णतः मान लिया।
और कहा कि पूरी होनी चाहिए। आईआईटी रुड़की ने जो 75 करोड़ का बजट बनाया था उसको सैंक्शन करो, जो जो रिपेयर वर्क होना है वो करो, और उनके लिए एक लास्ट डेडलाइन खींच दी कि 1 जुलाई 2021, बहुत टाइम दे दिया, 1 साल दिया हुआ है, से पहले एनआईटी उत्तराखंड के अस्थायी कैंपस को हर तरीके से उन्हें एक वर्ल्ड क्लास कैंपस रेडी कर देना है। जो एनआईटी एक्ट 2007 के सेक्शन 6 में दिए प्रावधान हैं वो मीट होने चाहिए बाय 1 जुलाई 2021। ये तो था टेम्पररी कैंपस पर कोर्ट ने जो आज कह दिया। हाँ, दूसरा तो एक मिनट अभिजय, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कोर्ट ये कह रही है, पहली बात तो न्यायालय के पास अगर हमें जानना पड़ रहा है तो बड़ी दुखद विषय है, क्योंकि एक सरकार को चुना जाता है, इतना पैसा खर्च होता है सरकार को बनाने में, उसके बाद अपना कार्य ठीक से ना करे। और दूसरी बात ये, अपना कार्य तो ठीक से करती नहीं, जहां तक शिक्षा की बात है, जिसके लिए हर उत्तराखंडी लड़ता रहता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये 3 चीजें हमें चाहिए। वहां पे हमें एनआईटी बनाने का मौका मिलता है और ये उसको नहीं बनाना चाहते। ये सिंपल सी बात है कि ये अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर दूसरे राज्यों से भी बच्चे आके पढ़ते हैं तो यहाँ के जो, जहाँ पे भी वो कैंपस होगा वहां पे कितने सारे लोगों को एक जीवन यापन का साधन भी मिलेगा, व्यवसाय भी होंगे, काम मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार ये नहीं चाहती, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। अब जिस बात को आप कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने टेम्पररी कैंपस जो है उसके लिए जो बात कही कि फंड्स को रिलीज करा जाए ताकि इसको बनाया जाए, इससे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाएं जरा। जी, आप अपना एक बार थोड़ा सा, आपका लास्ट के 10 सेकंड्स थोड़े लैग के साथ आए मैम, आप रिपीट करेंगे लास्ट के 10? मैं ये कह रही हूँ कि जो एनआईटी उत्तराखंड को फंड्स मिलने हैं भारत सरकार से इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, जो डीपीआर में सारी चीजें होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलरेडी अप्रूव्ड डीपीआर है ना, तो उसमें क्या कहा उन्होंने कि काम शुरू करो, पैसा रिलीज करो और काम शुरू करो, और कब से काम शुरू करो, क्या कहा उन्होंने? देखिए, जो पैसा रिलीज और काम शुरू की बात है ये केवल टेम्पररी कैंपस के लिए की गई है, और आज न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डीपीआर तो बन गई, आईआईटी रुड़की ने सब काम कर दिया, अब इसको अप्रूव तुम लोगों को करना है और धरातल पर काम शुरू करना है। तो ये नहीं कि अब अप्रूव करने के खेल में, कोर्ट ने तो टेम्पररी ऑर्डर इनको पिछले वर्ष से दे रही थी, टेम्पररी ऑर्डर्स जो थे इंटरिम ऑर्डर्स, उन्होंने कोई भी कंप्लाई नहीं करा। तो अब कोर्ट ने जो है एक लाल रेखा खींच दी, और हम बच्चे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्होंने नहीं पालन किया तो हम कंटेम्प्ट जाकर जो है इनको जेल ही भिजवाने का काम करना पड़ेगा, और तो तरीका कोई दिखता नहीं है हमें। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोर्ट ने जो टेम्पररी कैंपस के लिए 70-75 करोड़ का आईआईटी रुड़की द्वारा प्रिपेयर्ड डीपीआर है, उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईटी प्रशासन को 1 जुलाई 2021 तक का समय दिया है। और इसमें देखिए जो फंड ये एलोकेटेड है ये किस लिए है? वाटर कूलर लगेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, मशीनरी आएगी, जो है स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखा जाएगा, एक एनआईटी स्तर का इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की जाएगी। और आप इमेजिन करिए, इन अ वे ये भी कैसा क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी होना पड़ रहा है कि 12 साल बाद एक टेम्पररी कैंपस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि परमानेंट कैंपस तो नदारद है भाई, दिख ही नहीं रहा कहाँ है, इनके पास जमीन ये बता ही नहीं पा रहे। नहीं, लेकिन इसमें बताना खास नहीं बात चाह ये रहे। है, और खास बात ये है, जजमेंट में ये क्लियर कर लिया गया है कि जो एकेडमिक सेशन, जो सत्र स्टार्ट होगा 2021-22 का, वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए 1 जुलाई 2021 को ये जो टेम्पररी वाली जगह पर बनाया गया है एनआईटी, इसकी पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर दिया जाए, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात को भी कहा है कि किस प्रकार से काउंटर एफिडेविट में हमारे ऑब्वियसली जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की तरफ से दाखिल किया गया होगा कि किस प्रकार से एक दूसरे की ये बातों को खींचातानी इसमें लगी हुई थी, और इस खींचातानी को समाप्त करने के लिए कि बार बार राज्य सरकार हमसे कह रही है, इसलिए हम
तैयार हो गए हैं कि सुमारी में आप परमानेंट कैंपस बना लीजिए। तो ये जो बात माननीय उच्च न्यायालय ने कही है कि ये तुम्हारी खींचातानी चल रही है, इसके बारे में बताइए तो। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ट ऑफ द इशू में यही था। भारत सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि ये नीतिगत फैसला है, नीतियां हम बनाते हैं, न्यायालय नहीं हम्म। बनाती। हम्म। सैद्धांतिक रूप से सही भी है, लेकिन क्या ये कोई भी उल्टी सीधी नीति बना सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं नीतिगत फैसले के नाम पे। ये बनाते ही जो है, हैं। बनाते तो बनाते हैं, ही हैं। और यही यक्ष जनता प्रश्न हंसती है। है। हाँ हाँ, कर बिल्कुल। कुछ और नहीं देखिए, सकती। हाँ। हाँ, अब यही है कि कोर्ट कब तक ले जाते रहेंगे ना। कुछ मामलों में हम ले गए तो ठीक है, कुछ हम्म। मामले जो नहीं गए तो अब वो लॉ हो जाता है फिर बाद में। अब बिल्कुल। देखिए, इन्होंने जब ये तर्क दिया कि क्योंकि राज्य सरकार पुश करती जा रही है, हमने इसको मान लिया। हम्म। हमने इसके विरोध में तीन चीजें कही। पहला, इसका मतलब आप स्वतः ये मान रहे हैं कि स्टूडेंट सेफ्टी को बिना कंसिडर किए हुए आपने ये निर्णय ले लिया। हम्म। दूसरा, इसका मतलब आप स्वतः ये कंसिडर कर रहे हैं कि केवल और केवल पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा चुका था, इसीलिए आपने यहाँ पे बनाने का कर रहे हैं और टेक्निकल रिपोर्ट को आपने नजरअंदाज किया। हम्म। तीसरा, हमने कहा कि अगर राज्य सरकार की ही मानना सब कुछ होता है और केंद्र सरकार का कोई रुख ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, हम्म। तो राज्य सरकार को सीधे पैसे दे देते। क्यों आप बने, आप हो ही क्यों फिर? आप हाँ। अलग ही हो जाओ, केंद्र सरकार कुछ करो ही मत। तो इन तीन बिंदुओं का जो हमारा चैलेंज था, इन तीनों को माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्वीकार किया है। और अनुच्छेद 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और साथ साथ दो टेस्ट ले डाउन करता है फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्शन, आइदर पॉलिसी और लॉ, हम्म। रैशनल नेक्सस और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा निर्णय लिया गया है कोई जो सभ्य पढ़ा लिखा पर्सन लेगा, और दूसरा, निर्णय जो लिया गया है और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम्म। कोई समन्वय है। हम्म। न्यायालय ने पाया ना समन्वय है, ना कोई रीजनेबल निर्णय है। ये कैसा निर्णय है जब टेक्निकल रिपोर्ट बार बार कुछ कह रही है, पॉलिटिकल की आड़ में आप इसका उल्टा उलट करते जा रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं है। और हम पर 900 करोड़ का इस तरीके का दबाव बनाते हो जब हम फाइनल हियरिंग कर रहे हैं। निरस्त, तो सीधे आज निरस्त। और एक और बात भी कही है ना, इरेशनैलिटी, अनरीजनेबलनेस और आर्बिट्रेरीनेस। यस। तो आर्बिट्रेरी का तो मतलब ही है कि आप अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो कर ले, कि हम कह दे रहे हैं यहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ नहीं बनेगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब ये बात कहना कि हम दो मतलब आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसे खत्म करने के लिए हम तैयार हो गए राज्य सरकार के प्रपोजल को। और ये ना सिर्फ तर्कहीन है, मगर ये दर्शाता है कि किस प्रकार से आपके जो जी में आएगा वो करेंगे, जी, जो कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध है, संविधान के आर्टिकल 14 के कंप्लीटली विरुद्ध है। और बिल्कुल, इसी आपने वजह बहुत से अच्छा इसको बताया खारिज ये। कर दिया गया। बहुत आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, यही बोला गया। बल्कि तर्कहीन तो छोटा शब्द लगता है, ये तर्क के खिलाफ, मतलब एक युद्ध है इनका, डिफायंस ऑफ लॉजिक, ये हम्म। यूज किया गया है शब्द जजमेंट में। डिफायंस हम्म। ऑफ लॉजिक है ये निर्णय। और ये कहा गया कि आप ये निर्णय ले कि ये एनआईटी का कैंपस सुमारी में होगा या कहीं और होगा उत्तराखंड में, ताकि बच्चों को कोई खतरा ना हो, उनके जीवन को उनकी जी, मतलब ध्यान में उसको रखते केंद्र हुए। में रखकर ये निर्णय ले। जी, हाँ। यही कहा हाँ। गया है। जी। अच्छा। ठीक है। अब अब ये कब तक करने को इन्होंने कहा है, इसका भी कुछ समय। 4 महीने, जी। 4 इन्होंने महीने। 4 महीने की समय सीमा दी है। हम्म। 4 महीने में इनको परमानेंट कैंपस की लोकेशन कहाँ होगी और छात्र सेफ कैसे रहेंगे, इसको हम्म। देखते हुए इन्होंने निर्णय लेना है। बहुत बहुत खूब। अच्छा, और क्या निर्णय लिया गया है? नीलम मीना जो छात्रा, मुझे बड़ा दुख होता है सुन के कि इतनी कम उम्र में बेचारी को मतलब ये कुछ झेलना पड़ा। मतलब मुझे बेचारा शब्द बड़ा बुरा लग रहा है, मगर मतलब उसकी गलती नहीं है और उसके साथ ऐसा हो गया। और सरकारों को उस बच्ची को देखकर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने अड़ियल रवैये से ऊपर नहीं उठ पाते। इसी को तो कहते हैं कि राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाना। जो माननीय उच्च न्यायालय ने नीलम के संबंध में क्या निर्णय दिया है अभिजय? देखिए, मैं आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूँ। जब सुनवाई खत्म हो रही थी तो मेरी ओर से एक आर्गुमेंट ये दिया गया था कोर्ट को
कि कम से कम मैं चाहता हूं कि सारे रिस्पोंडेंट पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाए, 1 रुपी। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि देखिए उन पर कोई 10,000 का भी जुर्माना लगता है, वो जुर्माना किस पर है? टैक्स पेयर पर है। तो कोई मेरा तो गेन हुआ नहीं। तो मैंने ये एक प्रेयर करी थी कि 1 रुपए का आप जुर्माना लगाएं राज्य और उत्तराखंड और केंद्र सरकार पर, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा देखो आज जजमेंट में जुर्माना लगाकर तो कुछ होना नहीं है, वो लड़की का बुरा हुआ है, उस लड़की को चाहे आप पूरा उसका मेडिकल केयर कर लो, बट जो उसका भविष्य गया वो तो गया। तो इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने एक जुर्माना के रूप में उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार और एनआईटी प्रशासन पर 25 लाख रुपए लगा दिए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट भी लगाती है, लेकिन इतनी ह्यूज कॉस्ट तो दिल्ली के महंगे महंगे मुकदमों में नहीं लगती। 25 लाख रुपए का एक थप्पड़ है जो आज नैनीताल से दिल्ली और देहरादून पर पड़ा है। उम्मीद करते हैं इससे ये उठ जाएं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आप कह रहे हैं कि 25 लाख का जो ये कॉस्ट पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, क्योंकि हर मंत्री जो बैठा है, हर अधिकारी जो बैठा है, ये उसकी समझ पे, उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाता है और उन्हें ये बताता है कि वे कितने नाकारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और इस सब के बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट करा है कि पूरी आजीवन उसकी मेडिकल केयर होगी, उसके अतिरिक्त 25 लाख दिए जाएंगे और ये भी उनको 4 महीने में करना है। और नीलम जो अब कभी चल नहीं सकती, जिसके पिताजी हिंदी भी कम बोलते हैं, ठेठ मारवाड़ी हैं, राजस्थान में बैठे हुए, देखिए हम जो सब उत्तराखंडी लोग हैं, पहाड़ मैदान की राजनीति से हम सब ग्रसित हैं। जरा सा एक पल के लिए सोचें, हम उत्तराखंड में लोगों को बुला रहे हैं कि यहाँ आए तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने। राजस्थान से एक मेधावी छात्रा आती है और उसके साथ ऐसा देवभूमि में हो जाता है। क्या ये एक अच्छी बात है? क्या ये होना चाहिए? क्या हमें इसको लेकर संवेदनहीन होना चाहिए? अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे तो ये पहाड़ मैदान के मुद्दे नहीं रह जाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि पहाड़ में विकास ना हो, किसी ने नहीं कहा कि पहाड़ में एनआईटी ना बने। पहाड़ में ही बनाइए, अच्छा बनाइए, लेकिन कम से कम लैंड तो देखकर बनाइए। बिल्कुल। अब प्लेन्स में भी अगर कोई जगह है जो रिस्पना नदी के मध्य में है, तो क्या वहां आप कुछ भी कर देंगे क्योंकि वो प्लेन्स में है? और अगर पहाड़ में भी कोई जगह है जो चाहे जो एक टेक्निकल रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में फ्लॉड जगह हो, तो वहां नहीं बनाना है। सिंपल चीज है। इतना क्या आपने एक पॉलिटिकल अहम पाल रखा है कि आपको सत्य कोई दिखा ही नहीं पा रहा? तभी वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि हु विल बेल द कैट। लास्ट में जब ओरल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे तो मेरी तरफ से ये भी सबमिट किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोयम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। ये जो पंक्तियां हैं कि जहां वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, आप देखिए कि रीजन ने वे नहीं लूज करा है, आप बेसिक चीजें नहीं भूले हैं, आप बिना फियर के अपनी बात कह पा रहे हैं, नॉलेज फ्री है। ऐसा वातावरण में शिक्षा फलेगी फूलेगी, ऐसे वातावरण में उत्तराखंड ग्रो करेगा। आप जैसे मुट्ठी की तरह जकड़ेंगे, बच्चों को अपना दुश्मन समझेंगे, बच्चों को उनको समझेंगे कि अरे ये आ गए बाहर से, अब ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, ये नहीं। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, अभी जो हर राज्य में अगर आप देखें तो जाति के ऊपर बड़े वोट बैंक्स होते हैं, जाति के आधार पर वोट बटे हुए होते हैं। उत्तराखंड में पहले ऐसा नहीं होता था। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब ये वाली भावना नहीं थी। और इस भावना को यदि किसी ने पनपने दिया है तो वो यहाँ के नेताओं ने पनपने दिया, और अक्रॉस पार्टी लाइंस है। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, फिर भी ये बात कहती हूँ, अक्रॉस पार्टी लाइंस इन्होंने किया है, सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये अपनी राजनीति को भुना सके। और ये बड़े दुख का विषय है। और मैं ये मानती हूँ कि आप नौजवान हैं, आपके जैसे और भी जो लोग होंगे वो इस चीज से आगे बढ़े, ताकि हमारे उत्तराखंड में कम से कम ये जो एक गलत भावना ले आए हैं उससे हम आगे ले जाएं। तभी उत्तराखंड जो है वो आगे पनप सकेगा, फल फूल सकेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुजाता जी, बिल्कुल सहमत हूँ। और ये जो आज का निर्णय है, मैं जानता हूँ कई लोग जो दूर दराज पहाड़ में पढ़ेंगे इस निर्णय को, हो सकता है उनको खराब भी लगे,
उनको ऐसा भी लगे कि ये एक और इंस्टीट्यूशन जो है पहाड़ के हाथ से चला गया, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको ऐसे भी सोचे कि कोई और जगह है जिसको ये मौका हो सकता है मिले, या मे बी उसी जगह को मिले, प्रोवाइडेड स्टूडेंट सेफ्टी देखी जाए। लेकिन स्टूडेंट सेफ्टी को मतलब बाहर से आ रहे बच्चों को या इवन उत्तराखंड के बच्चों को किसी ने, किसी भी हुक्मरान को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट नहीं है कि उनको आप प्यादे बना दें अपने इस खेल में। जब एक बैलगाड़ी भी चलती है सुजाता दी, तो बैलगाड़ी को खींचता है, गाड़ी बैल को नहीं खींचती। इनके ऊपर है कि वो उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाएं ताकि वहां विकास हो सके। ये नहीं कि आपने किसी इंस्टीट्यूशन को उठाया, फेंक दिया और बोला जाओ तुम वहां फलो फूलो और विकास करवाओ। हाँ, मैं एक और बात इसमें जोड़ूंगी कि मुझे ऐसा लगता है, और ये समझने की बात है, ये लोगों को, हमारे उत्तराखंड के लोगों को जिनके अंदर ये भावना डाल दी गई है, उन्हें ये समझना पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज खुल जाता है जो आपके मतलब जो हमारे उत्तराखंड में और आपके बच्चों के लिए है, केवल यहाँ के बच्चों के लिए, उसमें जो खामियां होंगी वो इतनी आसानी से दिखेंगी भी नहीं, उन्हें दबा भी दिया जाएगा और वो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं तो ये इनकम्बेंट हो जाएगा सरकार पर, कॉलेज प्रशासन पर, कि वो उसको बेटर करे, ताकि वो जो गिने चुने कॉलेजेस हैं उनमें अपना कंपटीशन करके बेहतरी की तरफ जा सके। ये हमें, हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है। ये जो हम हॉस्टाइल हो जाते हैं कि बाहर से, बाहर क्या होता है, हम सब भारतवासी हैं, कोई कहीं से भी आ रहा है, हम क्या नहीं जाते, हमारे यहाँ के लोग नहीं जाते क्या बाहर काम करने? बजाय बाहर जाने के, अगर जिस जिस क्षेत्र में जो जो चीज आएगी वहां पे तो लोगों को व्यवसाय करने का मौका मिलेगा, उनको काम मिलेगा। ये चीजें जो हैं ये राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि लोग समझे, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं आज लोगों को यही बताना भी चाहती हूँ और उन्हें समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों का है ये एनआईटी, अगर केंद्र सरकार ने हमें दिया है तो उन्होंने हमें दिया है क्योंकि हम भारत का हिस्सा है, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि एनआईटी उत्तराखंड में खुले। इसलिए हमें भी अपनी आवाज को बुलंद रखनी चाहिए और एनआईटी यहाँ पे खुले, इसके लिए अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जी अभिजय। बिल्कुल इससे सहमत हूँ और उम्मीद करता हूँ, देखिए अभी पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू ही हो रहे हैं, तो कुछ देखते आए हैं। हैं क्या? कुछ र्यूमर्ड तो हैं, आए हैं, अभी पता कर रहा हूं मैं कि आए हैं या नहीं, वरना 24 से 48 घंटे में तो स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। देखते हाँ, हैं माननीय लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। मैं भी माननीयों का रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि क्या वो इसे पॉजिटिवली लेंगे, क्या वो ये समझेंगे कि हमारे लिए गर्व की बात है कि एनआईटी हम उत्तराखंड में खोलें और उसे अच्छी तरह से चलाएं, पूरे देश से हमारे यहाँ विद्यार्थी आए और हम उसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाए, या हम ये चाहेंगे कि नहीं एनआईटी हमारे यहाँ ना आए? क्या हम सचमुच में शिक्षा के बारे में सोचते हैं? ये जो इनका नेक्स्ट मूव होगा वो ये भी बता देगा कि ये जो सरकार है क्या ये सचमुच में अपने बच्चों की, यहाँ के बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंतित है? क्या वे उन्हें अच्छे कॉलेजेस, जिनकी कमी है उत्तराखंड में, अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन एनआईटी हमें मिला है तो हम उसे संभाल कर रखने के योग्य हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर इसमें उन्होंने कुछ और रुख अपनाया तो कहीं ना कहीं वो फिर दिखाएंगे कि वो कितने कम सक्षम है, या मैं कहूँ अक्षम है। क्या कहेंगे आप? क्या बिल्कुल इससे आपको क्या सहमत लगेगा? हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मानना कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पचा जाएंगे। कोर्ट में इनको बहुत करीब से देखा है, इन्होंने अपने वरिष्ठतम वकील जो होते हैं एडवोकेट जनरल, उनके थ्रू बहस कराई। बड़े सज्जन आदमी हैं वो, लेकिन उनको भी अपने क्लाइंट की तो तरफदारी करनी ही थी। और बिल्कुल उत्तराखंड सरकार हो या इवन बाद में भारत सरकार हो, उनकी बहस कैसी थी ये तो नतीजे से ही स्पष्ट है। अब देखते हैं, उम्मीद है कि ये समझ जाएं, लेकिन मुझे देखते उम्मीद हैं। कम है। हाँ, लेकिन देखिए क्या विडंबना है ना,
अभिजय की, और ये बातें आप और हम लोग करते रहे हैं कि कोर्ट जाना पड़ता है ऐसे मुद्दों के लिए जो राष्ट्र हित में, जो राज्य हित में है, जो हमारे भविष्य के हित में है, जो और अगर बच्चों मैं की। आपसे इस पे ऐड करूं सुजाता जी, मैं तो पर्सनली जब विधि का छात्र था, मैं इसको बड़ा गलत मानता था। मैं कहता था कोर्टों का एक काम ही नहीं है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चुनी हुई सरकारों को अपना काम करने दो, पर काम तो करें वो। काम ये तो क्या बात हुई? करें। अब जब देख रहे हैं प्रैक्टिस में आकर कि ये करते ही नहीं है कुछ, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और फिर कोर्ट में जब मैटर जाता है उसे डीले करने की कोशिश होती कोशिश है। करते हैं। और आप ये देखिए, इसी केस में हम्म। एक दिन जब हुआ था, कंटेम्प्ट पिटिशन को फाइल हुए, एक दिन में 13 डीएमओ को चिट्ठी गई। हम्म। 13 डीएम, इतने व्यस्त रहते हैं डीएम, 13 डीएमओ ने वापस चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भी भेज दी। और भाई हम्म। एफिडेविट अगले दिन कोर्ट में फाइल 24 घंटे में। क्योंकि जब है तलवार जो है चीफ सेक्रेटरी सर के कंधे पर लटकने लग गई, तब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो एक दिन में हम चिट्ठियां लिख भी देंगे, ले भी लेंगे। यानी करने को ये कुछ भी कर सकते हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल। नकारात्मक, वही सकारात्मक क्या कर सकते हैं? मैंने यही तो कहा, आप नकारात्मक कह रहे हैं, मैं तो नकारा कह रही हूँ। और इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को आवश्यक है कि वे समझे कि वो किसको चुनते हैं, सोच समझ के लोगों को देखे, सक्षम नेता चुनिए, क्योंकि हमें सक्षम सरकार चाहिए। हम एक प्रगतिशील राज्य हैं और हम बहुत प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बड़े होशियार हैं। उनको अगर नहीं मिलती कोई चीज तो वो है अपॉर्चुनिटी। उनको मौके नहीं मिलते, उनको मौका देखिए ये मिल रहा है एनआईटी में पढ़ने का, और एनआईटी यहाँ से भेज दी जा रही है। व्यवस्थाओं को ठीक करने की का मौका उन्हें मिल रहा था, मगर वो नहीं चाहते। लेकिन कोर्ट से इस मैटर में तो जो हुआ, मैं आपको बताऊं अभिजय, आप भी उस मैटर में भी हैं। आप जानते होंगे कि इस प्रकार से आयुष वाले मैटर में एक प्रिंसिपल साहब को 3 घंटे कस्टडी में लिया गया था, जो जो दुखद है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें इन सब चीजों में उलझना पड़ जाता है, क्योंकि कॉलेज का मैनेजमेंट ऐसी चीजें कर देता है। लेकिन कोर्ट से रिलीफ उनको वहां पे भी, आयुष मैटर में भी मिला, और किस प्रकार से आज इतनी बड़ी जीत हुई है। इसलिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए आज इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं, मगर इस प्रॉमिस के साथ कि हम दोबारा जुड़ेंगे इसी मैटर में। और जो हमारे बच्चे हैं एनआईटी में पढ़ रहे हैं, या जैसे वो बेटी है नीलम मीना, उससे भी किसी तरीके से अगर हम बातचीत कर सके, चाहे रिकॉर्डेड ही हो, लेकिन हम जनता तक उसकी आवाज भी पहुंचाना चाहेंगे। उसके दर्द को हम साझा कैसे करें, मैं तो ये भी नहीं समझ सकती कि जो दर्द उस बच्ची का है, एक यूथ का जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, तो हम उसको, मतलब क्या, वी कांट इवन बी एम्पैथेटिक, इट्स नॉट इनफ। एम्पैथेटिक भी काफी नहीं है, मतलब हम सिर्फ उसके दर्द को कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं, पूरी तरह तो तब भी नहीं कर सकते। मगर ये डेफिनेटली है कि उसके दर्द में अगर कुछ भी जरा भी मरहम लगा हो, तो उसकी आवाज लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, और सरकार तक पहुंचे कि अब जनता जाग गई है। और जो जागरूक बच्चे हैं मेरे देश के, वो जागरूकता और आगे लोगों को ले जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अपनी राजनीति में उस जागरूकता को रोकने के लिए। तो आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूंगी, और आज इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से जीवन में और भी लोगों की सेवा करते रहिए और जीत हासिल करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, सबका बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।